आप सभी को एक बार फिर से मैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम हिंदी साहित्य का महाअभ्यास कर रहे थे। हिंदी साहित्य में आज हम जो 11 नंबर की क्लास है प्रश्नोत्तरी की वो चल रही है। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो यह है कि रासो साहित्य में 3 प्रकार की प्रवृत्तियां मिलती है। इसके बारे में सही कथन को चुनना है। हमें इसमें से कौन सा सही कथन है उसका चुनाव करना है। जो रासो साहित्य है इसके अंदर हमें पूछा है कि 3 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, जो 3 प्रकार की प्रणालियां हैं वो हमें देखने को मिलती है। वो कौन सी है? वीर गाथात्मक प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति या श्रृंगारिकता प्रवृत्ति। यह प्रवृत्ति तो इसमें हमें तीनों है वो सही है। तीनों इसमें प्रवृत्तियां मिलती है। धार्मिकता, वीर गाथात्मक प्रवृत्ति है, श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति मिलती है। इस प्रकार हमारे तीनों ऑप्शन है वो सही हुए। हमारा अगला प्रश्न है वो यह है, वीर गाथात्मक प्रवृत्ति में कौन सी रचनाएं हैं वो मिलती है। वीर गाथात्मक प्रवृत्ति है, वीर गाथात्मक प्रवृत्ति से संबंधित जो रचनाएं हैं वो बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और हमीर रासो, ये रचनाएं हैं वो वीर गाथात्मक प्रवृत्तियां हैं मिलती है। वीर गाथात्मक प्रवृत्ति इन रचनाओं के अंदर ये उस समय की जो तत्कालीन जो राजा हुए थे उस समय राजाओं की प्रशंसा, इसके अंदर प्रशंसा है वो मिलती है और उनके युद्धों का वर्णन, कुछ जो बातें हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर इसके अंदर प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार वीर गाथात्मक प्रवृत्ति है, इसको नाम दिया गया। हमारा जो अगला प्रश्न है वो यह है कि धार्मिकता जो प्रवृत्ति है उसमें कौन सी रचना है वो हमें मिलती है। यह प्रश्न एक एक लाइन से बनाए गए प्रश्न है और इन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न है वो किसी भी भर्ती परीक्षा के अंदर जिसमें साहित्य लगता हो वो बाहर नहीं जाने वाला है। तो धार्मिकता की प्रवृत्ति है उसके अंदर भरतेश्वर, बाहुबली जो रास है वो इसके अंदर मिलती है। धर्म से संबंधित जो प्रवृत्ति है उसे हम धार्मिकता की प्रवृत्ति है वो कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रासो साहित्य की श्रृंगारिकता प्रवृत्ति में रचनाएं मिलती है। जो श्रृंगारिकता प्रवृत्ति है उसके अंदर संदेश जो राशक है वो इसके अंदर श्रृंगारिकता के अंदर मिलती है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति बिसलदेव रासो में प्रयुक्त किस शब्द से है वो मानी है। किसकी रासो शब्द की पूछा है तो रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो बिसलदेव रासो में कौन सा शब्द है उससे मानी है। तो बिसलदेव रासो के अंदर रसायन शब्द है वो प्रयुक्त हुआ है। बिसलदेव रचना बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो के अंदर ये रचना है, उसके अंदर एक शब्द है जिसका नाम रसायन है। उससे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि इससे है इसकी उत्पत्ति वो हुई है। हमारा अगला प्रश्न है वो यह है कि गारसा दैतासी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति वो किस शब्द से हुई है। हम जो रासो ग्रंथ है जिसे हम पृथ्वीराज रासो कहते हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पृथ्वीराज रासो को जो रासो शब्द है यह कहाँ से आया। अलग अलग विद्वानों ने जो विद्वानों ने कहाँ से और किसको माना है, इससे जितने भी प्रश्न हैं वो सब आप सभी के सामने बना करके प्रस्तुत किए हैं। तो
आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो तो रसायन को मानते हैं कि रसायन से हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन से मानते हैं। और गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति है वो राजसूय शब्द से हुई है। ये गारसा दत्तासी कहते हैं कि राजसूय शब्द से उत्पत्ति हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति कथा से है। ये कथा है, ये रासो शब्द को माना है। किसने माना है? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको कहा है कि इसकी उत्पत्ति है वो कथा से हुई है। किसकी? रासो शब्द की उत्पत्ति कथा से हुई है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, डॉक्टर रामचंद्र वर्मा के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से रास है। संस्कृत शब्द है रास है, इसका रासो बना है। इन्होंने कहा है रासो शब्द है वो रास से बना है, डॉक्टर रामचंद्र वर्मा ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति है वो किस शब्द से मानी जाती है? वो रासक से किसने मानी है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने मानी है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो यह है कि किसने रासो शब्द की उत्पत्ति राजवंश से मानी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजवंश शब्द से रासो की उत्पत्ति है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद शास्त्री और हरप्रसाद शास्त्री ने और बंदेश्वरी पाठक ने है वो राजवंश से मानी है। इन्होंने कहा कि पहले राजवंश शब्द है इसका रूपांतरण ही रासो शब्द है वो बना। रासो शब्द है वो राजवंश शब्द से बना है। ये हरप्रसाद शास्त्री और बंदेश्वरी पाठक ने माना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासो शब्द की रचना हुई है। किसके रसिक से रासो शब्द की उत्पत्ति है? वो डॉक्टर नरोत्तम स्वामी के अनुसार है। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से है वो रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि रासो साहित्य से संबंधित कौन सा कथन है वो सही पूछा है। रासो साहित्य से संबंधित हमें इसमें से जो सही कथन है उसको छांटना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रासो साहित्य चारण और भाट कवियों के द्वारा रासो साहित्य व चारण और भाट कवियों के द्वारा अपने अपने आश्रयदाताओं को अतिशयोक्तिपूर्ण करने के लिए लिखा गया था। रासो साहित्य है वो रास चारण और भाट कवियों के द्वारा अपने अपने आश्रयदाताओं यानी जिस राजा के दरबार में रहते थे उनको खुश करने के लिए बढ़ा चढ़ा करके जो बातें प्रस्तुत की गई है वो रासो साहित्य में मिलती है। क्या ये सही है? अगला ऑप्शन है, रासो साहित्य में वीर गाथात्मक रचनाओं का अधिक प्रयोग हुआ है। रासो साहित्य हमने पढ़ा है कि वीर गाथात्मक प्रवृत्तियों का प्रयोग ज़्यादा, जो रचनाएं हैं वो रासो साहित्य में है वो वीर गाथात्मक प्रकार की मिलती हैं। रासो साहित्य में युद्ध और प्रेम प्रसंगों का वर्णन है वो अधिक मिलता है। इसमें एक तो प्रेम प्रसंग और युद्धों का वर्णन है वो मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें तीनों ऑप्शन है वो सही है। पहला है कि रासो साहित्य है वो चारण और भाट कवियों के द्वारा अपने अपने आश्रयदाताओं को अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने के लिए लिखा गया था, बिल्कुल सही है। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं कि रासो साहित्य में वीर गाथात्मक रचनाओं का अधिक प्रयोग है वो मिलता है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है कि रासो साहित्य में युद्ध और प्रेम प्रसंगों का वर्णन है वो अधिक मिलता है, ये भी सही है। इस प्रकार हमारे जो चारों ऑप्शन हैं तीनों ऑप्शन सही है, अतः चौथा ऑप्शन है सभी सही है, ये सही होगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, अगला प्रश्न है
रासो साहित्य से संबंधित सही कथन का चुनाव करें। हमें रासो साहित्य से संबंधित सही कथन का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है, रासो साहित्य में वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है वो मिलती है। क्या ये सही है? चलते हैं पहले अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन है कि रासो साहित्य में तत्कालीन सामंती व्यवस्था की संपूर्ण झलक है वो देखने को मिलती है। रासो साहित्य में जो तत्कालीन जो सामंती व्यवस्था थी, उस समय राजाओं के द्वारा जो चलाई गई थी व्यवस्था, उसकी पूर्ण झलक है वो इन ग्रंथों के अंदर मिलती है, ये देखने को मिलता है। अगला ऑप्शन है कि रासो साहित्य में डिंगल और पिंगल दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है। यानी रासो साहित्य की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर डिंगल और पिंगल दोनों श्रेणियों का, जो दोनों शैलियाँ थी, उनका प्रयोग हुआ है। रासो साहित्य में ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पनापरक रचनाओं का समावेश भी मिलता है। क्या यह सही है या उपयुक्त सभी सही है? तो रासो साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण ये कथन है, ये दिए गए और हमें इनमें जो सही है उसका चुनाव करना है। रासो साहित्य के अंदर वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता बिल्कुल देखने को मिलती है। पहला ऑप्शन सही है। अगले ऑप्शन की ओर देखते हैं कि रासो साहित्य में तत्कालीन सामंती व्यवस्था की संपूर्ण झलक है वो बिल्कुल सही है, ये देखने को मिलती है। अगला तीसरा ऑप्शन है, रासो साहित्य में डिंगल और पिंगल कुछ ऐसे ग्रंथ है जो दोनों श्रेणियों के अंदर है वो लिखे गए हैं, जैसे बिसलदेव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, तो ये दोनों श्रेणियों के अंदर देखने को हमें मिलता है। अगला है, रासो साहित्य में ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पनापरक रचनाओं का समावेश है वो मिलता है। यानी कुछ रचनाएं ऐसी है, कुछ जो उसके अंदर बातें हैं वो ऐतिहासिकता के साथ हैं, लेकिन कुछ हैं ऐसी है जिसके अंदर कल्पना के माध्यम से उनका समावेश है वो किया गया, कल्पना के द्वारा उनका समावेश है वो किया गया। इस प्रकार तीनों ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन वो सही है, अतः उपयुक्त सभी सही है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रासो साहित्य से संबंधित कौन सा कथन है वो सही है? इस रासो साहित्य में हमें एक और ऑप्शन है जो पूछा है कि इसमें से कौन सा कथन है वो सही है। पहला ऑप्शन है, रासो साहित्य में चारणों की संकुचित राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। पहला ऑप्शन है कि चारणों की संकुचित अवधारणा है इसके अंदर देखने को मिलती है। क्या यह सही है? इससे पहले हम अगले ऑप्शन पढ़ते हैं। रासो साहित्य में अनेक प्रकार के छंदों का वर्णन वो मिलता है। रासो साहित्य के अंदर अनेक प्रकार के वर्णन है, छंदों का वर्णन मिलता है। तीसरा ऑप्शन है कि रासो साहित्य में प्रयुक्त रचना नामों की प्रमाणिकता, रचनाओं यानी नाम की प्रमाणिकता है वो संदिग्ध है और अर्ध प्रमाणिकता मानी गई है। क्या यह सही है? क्या या उपयुक्त सभी सही है? तो रासो साहित्य से संबंधित हमें राज साहित्य के अंदर चारणों की संकुचित राष्ट्रीय भावना, सिर्फ राष्ट्र की भावना उसके अंदर नहीं पाई जाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ राजा तक सीमित रहा गया था, तो ये सही है। अगला है कि रासो साहित्य में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, ये भी सही है। रासो साहित्य में प्रयुक्त रचनाओं की जो नाम है उसकी प्रमाणिकता संदिग्ध और अर्ध प्रमाणिक है वो मानी गई है, यह भी सही है। इस प्रकार तीनों ऑप्शन है वो सही है, अतः हमारे ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। अगला प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से सही का चुनाव करना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, बिसलदेव रासो नृपतिनाल है, परमाल रासो जगनिक सभी सही है। हमें इसमें से जो सही ऑप्शन है उसका चुनाव करना है। तो पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी, बिल्कुल सही है। बिसलदेव रासो है ये नृपतिनाल के द्वारा लिखी गई थी और परमाल रासो है ये जगनिक के द्वारा लिखी गई थी। तीनों ऑप्शन है वो सही है, अतः हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही है। तो आज के लिए हमारे इतने ही प्रश्न, आगे की श्रृंखला है वो निरंतर जारी रहेगी और अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके भेजें, हम उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझाव को पूर्णता के साथ और धैर्य के साथ हम उसके ऊपर अमल करें। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को
धन्यवाद।